जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं इनकम टैक्स नियम 2023-24 के ऊपर। देखिए यहाँ पर आपकी कितनी आय यानी कि कितनी आय पर कितना टैक्स लगेगा, आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हो 2023-24 में। फिलहाल 23 तक तो ऐसा ही रहेगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ। 24 में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है कि परिवर्तन हो, सेम भी रह सकता है, ये पहले बता दिया है। अब देखिए इसे समझ लीजिए आप। पहले यहाँ पे वीडियो छोड़ के मत जाइए कि आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे 0 से 3 लाख पे 0%, 3 से 6 लाख पे 5%। लेकिन ये मेंटेन कैसे रखना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये टैक्स 5% कितने अमाउंट पे लगेगा, 10% कितने पे लगेगा, 15% कितने पे लगेगा, 20-30, ठीक है। सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो वीडियो को काफी ज्यादा ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूं आय। आय को हम कहते हैं अपनी इनकम। इनकम यानी कि जो भी हमारी आमदनी होती है वो एक साल के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे आय, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रति वर्ष, ओके। यानी कि एक साल की जो इनकम होती है वो अगर हमारी 0 से लेकर 3 लाख तक होती है तो यहाँ पे हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, 0% टैक्स है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर ये आय हमारी 3 से 6 लाख होती है यानी 3 लाख से ऊपर जाती है तो यहाँ पे 5% टैक्स लगेगा। अब देखिए बहुत से लोगों की कंफ्यूजन ये है, थोड़ा कैमरे को मैं पीछे कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए बहुत से लोगों की कंफ्यूजन है कि 3 से 6 लाख यानी कि क्या हम, हमारी इनकम जैसे कि एक महीने की सैलरी हमारी 25,000 है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूं कि अगर जो आपकी एक साल की जो इनकम है उसमें एक महीने की और एक्स्ट्रा जोड़ दी जाए यानी कि 3,25,000 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 3,25,000 होगी तो यहाँ पे आप पे ये जो 3 लाख है इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 25,000 पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अब 25,000 पे अगर जो आपका 5% टैक्स लगेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,250 रुपए, ठीक है। यानी कि आपका 1,250 रुपए हो जाएगा। ऐसा नहीं है 3,25,000 पे 5% टैक्स लगेगा, ठीक है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही सेम इसमें होता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, इसे मैं यहां से हटा देता हूं, ओके। देखिए यहाँ पे हमारी अगर जो इनकम एक साल के अंदर 6 लाख से 9 लाख है तो ऐसा नहीं है कि 6 लाख पे भी हमारा टैक्स यहाँ पे 10% लगेगा। 6 लाख तक हमारा 5% रहेगा। 6 लाख से जो ऊपर का अमाउंट होगा, जितना अमाउंट ऊपर का होगा, जैसे कि 6,50,000, 6,75,000, तो ओनली 75,000 पे 10% टैक्स लगेगा और बाकी जो 6 लाख है वो 5% में ही रहता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है इनकम टैक्स का जो टैक्स होता है। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक SBI का नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, किसी के पास बैंक ऑफ इंडिया का नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, PNB का, बैंक ऑफ बड़ौदा, XYZ किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट में एक साल के अंदर कितना पैसा मेंटेन रख सकते हैं यानी कि कितना पैसा उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले आप इस नियम को समझ लीजिए, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे मिटा देता हूं। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि सेविंग अकाउंट में आखिर टैक्स कब लगता है, हम अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, कितना लेन देन कर सकते हैं, ये भी सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं बारीकी से। देखिए जैसे कि हमने जैसा कि आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे नियम देखे जिसमें हमें बताया गया है कि सेविंग अकाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है। सेविंग अकाउंट में हम चाहे जितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं टैक्स की वो आप लोग समझ लीजिए। सेविंग अकाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ बैंक ऐसी होती हैं जो यहाँ पे पहले से क्लियर कर देती हैं कि इससे ज्यादा पैसा हम नहीं रख सकते हैं। जैसे कि बहुत सी बैंक हैं जिनकी की जो एक साल की लिमिट है डिपॉजिट करने की
वो किसी की 40 लाख रुपए है लेन देन करने की, किसी की 50 लाख रुपए है, तो ये बैंकें तरह तरह से अपना शेड्यूल बना के रखती हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट की वैसे कोई लिमिट नहीं होती है, कोई आदमी कितना भी कमा के अपना डिपॉजिट कर सकता है, निकाल सकता है समय पर। लेकिन टैक्स के बारे में आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल यूपीआई के यूजर ज्यादा हो गए हैं। हम लोग अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा लेते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और भी पेमेंट्स बैंक हैं। तो ये जो पेमेंट्स बैंक हैं इनकी लिमिट क्या है, जिससे कि हम फोन पे पेटीएम से जो बार बार ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, तो इसमें एक डर बना रहता है हमारा टैक्स को लेकर के कि आखिर हमारे ऊपर कहीं टैक्स न लग जाए। तो वो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जितनी भी ये पेमेंट्स बैंक हैं, ठीक है, पेमेंट्स बैंक जितनी भी हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो, जिनके पीछे पेमेंट्स बैंक लिखा है, उन बैंकों की जो लिमिट है वो 2 लाख से ऊपर नहीं है। ये जो 2 लाख से ऊपर नहीं है वो क्या है, ये 2 लाख से ऊपर उनकी डिपॉजिट करने की, यानी कि हम इनमें पैसा जो डिपॉजिट करते हैं वो 2 लाख से अधिक नहीं कर सकते। अगर अधिक करेंगे तो इनका एक पार्टिसिपेट होता है, एक पार्टनर बैंक होता है, उसमें ये या तो आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल देंगे, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में डाला जाता है, ठीक है, एफडी कर दी जाती है। लेकिन ये 2 लाख से ऊपर आपका बैलेंस अपने पास नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है डेफिनेटली। ठीक ना, तो ये पेमेंट्स बैंक हैं, ये आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते हैं, आपको लोन भी नहीं दे सकते हैं, ना आपसे 2 लाख से ऊपर का अमाउंट आपका रख भी नहीं सकते हैं। ये इनका आरबीआई के द्वारा जो इन्हें, यानी कि आरबीआई के द्वारा इन्हें सिर्फ इतना अधिकार दिया गया है कि ये 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जो पेमेंट्स बैंक हैं, जो फाइनेंस बैंक ये वाली, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे कि ये जो 2 लाख से ऊपर का अमाउंट इनमें जो हमारा होता है ये एफडी में चला जाता है, तो उसका क्या होता है। देखिए इनका एक पार्टनर बैंक होता है, जैसे मैंने बताया, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक का जो पार्टनरशिप है वो इंडसइंड बैंक के साथ है। अगर हम 2 लाख से ऊपर पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो जो ऊपर का अमाउंट होता है वो हमारा इंडसइंड बैंक में एफडी अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको वार्षिक 5.5% या फिर 7.75% तक दिया जाता है अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखिए इसमें नियम आप समझ लीजिए कि हमने अपने सेविंग अकाउंट में, जैसे हमारा एक एसबीआई का सेविंग अकाउंट है, इसमें हमने एक साल में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए या फिर 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो इससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन एक दिक्कत होती है, वो हम आपको बता रहे हैं टैक्स को लेकर के, वो ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट है, जो वार्षिक इंटरेस्ट है, वो आयकर विभाग अधिनियम 80 TTE के तहत, इस अधिनियम के तहत हमें यानी कि 10,000 से ऊपर ब्याज, ठीक है, 10,000 से ऊपर की जो आपकी ब्याज होगी उस पर आपको टैक्स देना होगा, और 10,000 से नीचे तक इस अधिनियम के तहत हमें कोई ब्याज नहीं देना होगा। आप क्लियर समझ लीजिए कि अगर आपका 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट जाता है तो आपको वहां पे वो टैक्स देना होगा, वो इंटरेस्ट आपका कट करके आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें भी एक फॉर्म भरा जाता है। अगर आपका एफडी है कहीं पे, आप घबराए नहीं, अगर आपका एफडी है तो इसमें भी एक नियम होता है, एक आपको, सॉरी कपड़ा तो काफी गंदा हो गया है, एक नियम होता है इसमें आपको एक फॉर्म भरना होगा 15GH। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत ये होता है कि आप ये फॉर्म फिल करने के बाद में आप 40,000 तक का इंटरेस्ट मुफ्त पा सकते हैं, ठीक है। 40,000 के इंटरेस्ट में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा अगर आपका कहीं पे फिक्स डिपॉजिट है तो। और अगर जो इससे अधिक है तो फिर और भी इसके नियम होते हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं आमदनी के ऊपर कि हमारी कितनी इनकम होनी चाहिए जब हम पे
टैक्स नहीं लगेगा। तो देखिए, अगर आपकी, जैसे कि मैंने पहले समझाया था कि 0 से लेके 3 लाख तक आप पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, उससे ऊपर होगी तो 5%, 6 से यानी कि फिर 6 से 9 होगी तो 10%, 9 से 12, 15% ऐसे टैक्स लगता है। लेकिन ये जो इनकम होती है ये कैलकुलेट कैसे करी जाती है? जैसे क्या हमने किसी पड़ोसी से फोन पे में पैसे डला लिए तो क्या वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएंगे? किसी ने हमारे पास भेज दिए, इमरजेंसी में कई जगह पर ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि हारी परेशानी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो क्या हम बीमारी के लिए भी पैसे लेते तो क्या वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। तो यही लोग आप समझ नहीं पाते हो कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने लड़की की शादी करी तो 20 लाख रुपए निकाले थे, 25 लाख रुपए निकाले थे, उन पे तो कोई टैक्स नहीं लगा था। हाँ जी, आप लोग सिर्फ यही नहीं समझ पाते हो, इनकम किसे कहते हैं? इनकम जो भी हमारा बिजनेस का स्रोत होता है। जैसे आपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लिया, जो क्यूआर कोड लगा देते हैं दुकान पे, फोन पे क्यूआर कोड लगा देते हैं, और भी बिजनेस क्यूआर कोड होते हैं, उस पे आपका पैन कार्ड भी लिंक किया जाता है, वो भी इसीलिए किया जाता है। देखिए, जो आप अपना पर्सनल फोन पे होता है उससे जो ट्रांजेक्शन करते हो यूपीआई से लेन देन, वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होता है। तभी तो कह रहा हूं मैं कि सेविंग अकाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है, आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी पैसा लेन देन कर सकते हो। लेकिन कुछ बैंक यहाँ पे सीमा निर्धारित कर देती है कि इतने से ज्यादा भैया हम लेन देन नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन वैसे सेविंग अकाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है। हाँ, लिमिट इतनी जरूर होती है कि आपके सेविंग अकाउंट पे अगर 10,000 से अधिक इंटरेस्ट होता है तो वहां पे आपको टैक्स कटना शुरू हो जाएगा उस इंटरेस्ट में से। और ये जो फॉर्म होता है, फॉर्म ये जो 15G ये जो फॉर्म होता है, इसे फिल करने के बाद में 40,000 तक आपको कोई इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इनकम ऐसे ही कैलकुलेट करी जाती है कि अगर आपकी इनकम जो है वो सपोज करिए 1 साल की 2.5 लाख रुपए है, आपने 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए 1 साल में, बैंक में जमा कर दिए, खर्च नहीं किए। दूसरी साल भी 2.5 लाख वो भी जमा कर दिए, अब 5 लाख हो गए आपके अकाउंट में, फिर से 2.5 लाख तो 7.5 लाख हो गए। तो ऐसा नहीं है कि वो 7.5 लाख हो गए तो उस पर आपका टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। टैक्स सिर्फ जब ही लगेगा जब आपकी जो इनकम हो वो डायरेक्ट, जैसे कि 3.5 लाख रुपए होगी, ठीक है, अभी तो फिलहाल पहले 2.5 लाख थी, अब 3 लाख कर दी गई है। तो 1 साल में अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से अधिक है तो जितना अमाउंट अधिक है उतनी पे टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है पूरे पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये इनकम ऐसे कैलकुलेट करी जाती है, जैसे मैंने बता दिया, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा आपके सेविंग अकाउंट में पैसे आते रहे, कंटिन्यू आते रहे, तो फिर किसी प्राइवेट संस्था द्वारा या फिर कंपनी द्वारा, जो लिमिटेड कंपनी होती है, यानी कि जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आता है वो माना जाता है कि आपकी इनकम है। और अगर जो कोई पर्सनल यूपीआई से भेजता रहता है, इधर से उधर करता है, तो ये आपकी कोई इनकम नहीं मानी जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रहे कि जो हमारी इनकम होती है वो बिजनेस का जो स्रोत होते हैं, जैसे बिजनेस क्यूआर कोड, किसी कोई कंपनी है उसके थ्रू हमारे अकाउंट में पैसा है, तो वो आपकी इनकम में कैलकुलेट कर दिए जाते हैं। बाकी आपकी इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है। जो पर्सनल यूपीआई से अपन लेन देन करते हैं या इमरजेंसी में, ऐसा कोई लेन देन हमारे इनकम में ऐड नहीं होता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं फिलहाल इतना कहूंगा कि आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि फिर भी ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। आयकर विभाग के नियम हैं, वो बदलते रहते हैं, और अगर गलती से भी आपके पास आयकर विभाग का कोई नोटिस आ जाता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेगा किसी एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।